करता हूं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की ओर से हमारे सभागार में मौजूद सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन निश्चय ही निस्संदेह बहुत ही अति विशिष्ट दिन है। टूरिस्ट मिनिस्टर भी साथ ही मैं हमारे आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री कंवरपाल जी, टूरिज्म एंड स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर, उनका भी मैं इस सभागार में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन निस्संदेह ही बहुत ही अति विशिष्ट दिन है। आज के दिन ठीक 9 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन की एक मनोहर यात्रा आरंभ की थी और उसके आज 9 साल पूरे होने को आ गए हैं। तो इस प्रेस वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अनुभव इस बारे में साझा करेंगे और जैसा कि आपको पता है, समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के माध्यम से जो सुशासन के प्रकल्प है वो जनता तक पहुंचाते हैं, तो उस बारे में भी कई नई घोषणाएं होंगी। सर्वप्रथम सर, जैसा कि हर बार का रिवाज है, ऐसे मौकों पर सूचना प्रसारण जनसंपर्क भाषा विभाग की ओर से एक बुकलेट तैयार की जाती है। सर, मैं बताना चाहूंगा, बुकलेट तैयार करते समय भी जब हमने सारी चीजें लिखी तो इतनी मोटी बुकलेट हो गई, वो 600-700 पेज में पहुंच गई। फिर हमने वो जैसे होता है गागर में सागर भरना पड़ा और कोशिश करिए कि कम पेजेस में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको एक बार सबके ध्यान के लिए ले आए। तो मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री जी श्री कंवरपाल जी और सभी से अनुरोध करूंगा कि इस बुकलेट का लोकार्पण करें। सुशासनीय आधार। चलिए सर, आपके संबोधन से पूर्व एक और अनुरोध है। सर, आज एक अति विशिष्ट स्कीम है प्राण वायु देवता स्कीम, जिसकी आपने कल्पना करी थी। तो ऐसे कई हजार पेड़ फॉरेस्ट विभाग ने चिन्हित किए हैं जिनकी एज 75 साल से ज्यादा है। तो उन पेड़ों को भी आज पेंशन आपके कर कमलों से जानी है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर, बटन दबाकर इस अनूठी योजना का शुभारंभ करें और आज लगभग 3800 पेड़ हैं जिनके खातों में आज ये पेंशन चली जाएगी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनके संबोधन के लिए अनुरोध करता हूं। मित्रों, जैसे बताया कि आज 26 अक्टूबर 2014 से हुई यात्रा, शुरू हुई यात्रा आज 2023 में पहुंची है। 9 वर्ष की यात्रा। वैसे तो 9 का आंकड़ा अपने आप बड़ा शुभ होता है, तो उस 9 वर्ष के बाद आज आपसे जो चर्चा हो रही है इसमें, और वैसे भी इस संयोग से अभी पूजा के दिन खत्म हुए, नवरात्रे खत्म हुए हैं, कभी कभी 9 रत्नों का जिक्र भी होता है, कभी कभी 9 से नव, 9 से नया, ये भी शुरू होता है। इस नाते से इस अवसर पर मैं आप सब के माध्यम से हरियाणा की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूं। मित्रों, इन 9 सालों में जैसा बताया कि हमने, आपको भी ध्यान में होगा कि सबसे पहला जो 25 दिसंबर 2014 का दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया था और सुशासन की नींव वहीं से रखी थी, कुछ घोषणाएं भी की थी। याद है मुझे कि सीएम विंडो की घोषणा उसी दिन की थी। जिस सीएम विंडो के बारे में आज हम कहते हैं कि लगभग 13 लाख लोगों ने अपनी शिकायतें उसमें दर्ज की और लगभग 11.5 लाख लोगों के तो जिसको कहना चाहिए उनकी शिकायतों को डिस्पोज ऑफ किया, हल किया। कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ पेंडिंग भी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे कारणों से नहीं, बाहर के कारणों से पेंडिंग होती हैं, तो उस नाते से वो सारा काम हमने किया। तो इस 9 साल में जो व्यवस्था परिवर्तन के हमने काम किए,
हमने बीच में घोषणा की थी कि हमारे 5 S काम करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन, और साथ में फिर जुड़ गया ये सब सेवा भाव से करेंगे, सुशासन से करेंगे। तो इस नाते से ये सारी व्यवस्थाएं एक भाव लेकर के हमने शुरू की, और मुझे संतोष है इस बात का कि हमने पर्याप्त मात्रा में इन सब कामों को किया भी है। जब 14 में व्यवस्था संभाली थी उस समय अपने को सबको पता है कि कैसी एक व्यवस्था थी, यानी भेदभाव की बातें उस समय होती थी, भ्रष्टाचार की बातें उसमें होती थी, एक निराशा का वातावरण ये सब उस समय था। उस निराशा के वातावरण से ही परेशान होकर के और हरियाणा की जनता ने एक उम्मीद के साथ और इस सरकार को चुना था। उस उम्मीद के साथ चुनने के कारण से ही हमारे सामने एक चैलेंज भी था, और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए लोगों की जो धारणाएं बनी हुई थी, जो आलोचनाएं हमारी वो करते थे कि ये आदमी तो कोई इसको अनुभव नहीं है, बिना अनुभव का आदमी कितने दिन चलाएगा, आज गई के कल गई, कल गई के परसों गई। सरकार जाने के लिए बहुत लोग धारणा बना के बैठते थे। हमने भी कहा कि हाँ, हमें कोई अनुभव, वैसा अनुभव नहीं है जो लूटमारी वो लोग करते थे, सरकार को भी लूटते थे, जनता को भी लूटते थे, और लूटने के साथ कूटते भी थे। तो हमने उन सब बातों से निजात दिलाने के लिए एक संकल्प किया, और हमने कहा कि वो अनुभव हमें नहीं है, लेकिन सेवा का अनुभव मेरा भी 40 वर्ष पुराना है। 2014 अगर मैं कहूं तो उससे पहले 1975-76 के बाद, 77 के बाद कहिए, जब इमरजेंसी समाप्त हुई थी, तो हमने वो सेवा का संकल्प लिया था, और उसी आधार पर मुझे लगता है कि जनता ने हमें अपना प्रेम दिया और हमको आगे लाए। पहले वर्ष में, पहले काल में, 5 साल का जो कार्यकाल था, उसमें कुछ चुनौतियां भी आई। उन चुनौतियों को भी हमने बखूबी, जैसे निपटना चाहिए था वैसा निपटा। कम से कम नुकसान में समस्या का हल कैसे हो सकता है वो हमने किया, दोहराने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण से जनता में को प्यार और ज्यादा बढ़ा। हमारे वोट 14 की अपेक्षा 19 में 3% बढ़ गए, लेकिन एक सामने वाले खेमों में थोड़ा भय था, थोड़ी एक छटपटाहट थी, और उस छटपटाहट में से बीजेपी को ना आने दिया जाए, इस नाते से बहुत लोगों ने अपने मंसूबे बनाए, जिसके कारण से सीटें हमारी साथ कम हुई, लेकिन जनता ने प्यार हमारे प्रति बढ़ाया। खैर, जैसा अवसर आया हमने फिर सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद आज उस दूसरी टर्म के भी 4 साल हो गए हैं, और मैं समझता हूं कि जो काम हमने किए हैं उस पहले वाली जो जनता का प्यार हमको मिल रहा है, उससे ज्यादा प्यार आज भी जनता में कायम है। जनता हमको चाहती है कि जो आपने काम किए अच्छे किए हैं। बहुत से काम हैं, कुछ कामों की मैं जरूर गिनती कराऊंगा आपके सामने, लेकिन इसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो जो निराशा है वो आशा में बदली है, वो जो अवसाद है उसको प्रसन्नता में बदला है, आम आदमी की जो जरूरत है उसको पूरा किया है, और जिनको जो लूट खसोट करते थे उसके लिए अब कोई स्थान नहीं है जिसके कारण से हम कह सकें कि कोई लूट खसोट करेगा। हर एक का जो अधिकार है वो सुरक्षित है, लेकिन जिसका अधिकार नहीं है और वो छीनने की बात करेगा तो किसी को छीनने नहीं दिया जाएगा, ये हमारा संकल्प है। तो इस नाते से मैं ये कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो इस नाते से सबको साथ लेकर जाति पाति के सारे सिस्टम से ऊपर उठ करके हरियाणा एक, हरियाणा में एक, ये हमारा एक मौलिक चिंतन भी है, और उसके ऊपर हम खरे उतरे भी हैं। हमने कभी भी जातियों को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा है। जातियों का अपना उपयोग होता है, परिवार के लिए, पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए, जो जैसा जिसकी मान्यता होती है वो करता है। सब लोग एक जैसा करते हैं ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। हाँ, हमने एक और किया कि हरियाणा के ऐतिहासिक ऐसी बातें जो अच्छी बातें हैं, या हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने हमको एक विचार दिया, उसके लिए भी योजना बनाई हरियाणा की। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना, कि कितने संत महापुरुष हैं। हर एक समाज का कोई ना कोई एक अग्रणी देवी देवता है, उनका सम्मान करो। आखिर वो देवी देवता का स्थान पाया तो क्यों पाया?
वो इसलिए पाया कि उन्होंने कुछ समाज को अच्छा दिया, और अगर अच्छा दिया है तो फिर हमें उनको मान्यता देनी चाहिए, उसको याद करना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर सबको चलना चाहिए। तो हमने सब जयंतियां बाकी सब ये मनाए, समाज के हर वर्ग को हमने अपने साथ जोड़ करके हम चले हैं। व्यवस्था परिवर्तन के जितने काम किए हैं उसके अंदर आपको पता ही है कि जैसे हमने अंत्योदय सरल पोर्टल बनाया, हर गरीब आदमी के लिए योजना हमारे उस पोर्टल पर जाकर के ले सकते हैं। 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाएं ये ऑनलाइन कर दी कि किसी को दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े, किसी को छोटे से काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए भी चंडीगढ़ भागते थे। हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, आज कर्मचारी खुश है उससे, उहापो नहीं होती है। तो इस नाते से डीबीटी की जो योजना है, यानी जितने प्रकार का लाभ समाज को मिलना चाहिए, बिचौलिए जो थे वही उसमें आड़े आते थे। जितना पैसा रिलीज होता था उसका बहुत बड़ा प्रतिशत जो है बीच में गायब हो जाता था। हमने डीबीटी की सारी योजनाएं बनाई, किसानों के लिए जो उनको पैसा दिया शायद 80,000 करोड़ रुपए के लगभग हमने किसानों को सीधा उनके खातों में डाला है। और भी जो सेवाएं हैं, चाहे स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे अन्य प्रकार की उनको सुविधाएं हैं, उसका रियल टाइम जो उसको पैसा मिलना चाहिए, ऐसे 36 लाख जो इस प्रकार के लोग थे जिनके खातों को हमने ठीक किया है और जिसके कारण से पात्र लोगों को वो चीजें पहुंची हैं। और 1182 करोड़ रुपया जो कहीं ना कहीं शायद गायब हो जाता, वो उसमें से बचत हुई है, कि वो तुलना हर पिछले साल के आंकड़ों से होती है। तो बहुत चीजों में, चाहे वो स्कॉलरशिप है, चाहे वो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन में देखिए कि लोग बच जाते थे, मरे हुए लोगों की भी पेंशन जारी हो जाती थी, उनकी लिखी जाती थी, लोग जेब में डाल लेते थे। तो एक प्रकार का जो आईटी के कारण से, एक टेक्नोलॉजी के कारण से हमने इस व्यवस्था का परिवर्तन किया। हम जड़ों से भी जुड़े हैं और हमने आधुनिकता के आधार पर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आज भी सारे काम किए हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन का हमने काम किया है। चर्चा में बिंदु बहुत हैं, फिर भी कुछ जरूर मैं दोहराना चाहूंगा। हालांकि ऐसा नहीं कि इनमें से आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज एक विशेष अवसर है, 9 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 9 वर्ष का पूरा खाका ये जब तक सामने नहीं आएगा तब तक उसका एक कंक्रीट पता भी नहीं लगता कि आखिर 9 साल। हमको तो लगता है कल शुरू हुआ था, आज 9 साल पूरे हो गए, लेकिन 9 साल में क्या 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 जब वो सारा याद करते हैं तब हमको भी संतोष होता है और आपको भी। अगर उसमें से कोई बात ध्यान में आती तो आप हमको ध्यान करा सकते हैं। मीडिया के लोगों का यही ध्यान है कि कोई हमारे ध्यान कराने लायक बात जरूर ध्यान कराएं। तो थोड़ा सा अगर आज का कार्यक्रम थोड़ा लंबा भी चले तो उसकी चिंता मत करना, बच जाए तो जरूर पूछना। तो जैसे ऐसे ही बैठे बैठे हम याद कर रहे थे कि 9 वर्ष के 9 ऐसे काम या बाकी सारे कामों को इस समय बांटते हुए 9 कौन से काम हो सकते हैं। डिटेलिंग बाद में करूंगा, मैं उसकी 9 हेडिंग पढ़ता हूं। परिवार पहचान पत्र 1, दूसरा बीपीएल की सीमा हमने 120 से बढ़ा के 180 की है, उसके लाभ सबको दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और सफलता का बड़ा विषय। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो किसानों के लिए बहुत एक बेस बन गया है उनके सारे समस्याओं के हल के लिए। चिरायु और आयुष्मान कार्ड लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का जो सालाना लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, फिर इसी प्रकार से नल से स्वच्छ जल हर एक रसोई में पहुंचाना। 5,791 गांव में 24/7 बिजली देना। ई लर्निंग के लिए 5.5 लाख जो हमने टेबलेट दिए हैं, ये भी एक यूनिक हुआ है, किसी प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। हिसार अंबाला के 2 नए नागरिक हवाई अड्डे, ये एक निर्माण की स्थिति में पहुंचे कि धीरे धीरे यहाँ चाहे वो राष्ट्रीय डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी या इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी या फिर उड़ान की छोटी फ्लाइट्स है, उनके लिए भी पर्याप्त हमारे अपने 2 एयरपोर्ट हमारी अपनी जमीन पर हो जाएंगे। अन्यथा तो एक दिल्ली में है और दूसरा चंडीगढ़ का हमारा साझा एयरपोर्ट है जिसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये हवाई पट्टियां काफी हैं, लेकिन 2 एयरपोर्ट ये हमारे एकदम अपनी धरती पर हो जाएंगे। इसके अलावा ये तो 9 का मैंने बताया, इसके अलावा खेल है, व्यापार उद्योग है, लॉ एंड ऑर्डर है, सेना है, कर्मचारी हैं, टूरिज्म है, और ये जो हमारे सत्याग्रही और जो हमारे हिंदी आंदोलनकारी, और फिर मैं न बोलूं तो ठीक नहीं रहेगा, मीडिया के साथ भी हमने राम राम ठीक रखी है।
तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं मैं अब एक एक विषय पर अगर आपसे थोड़ी साझी करता हूं मैं। जैसे मैंने परिवार पहचान पत्र बताया, 71 लाख परिवारों का डाटा एक ही यानी सर्वर पर, एक पोर्टल के माध्यम से हम उनकी सब जानकारियां ले सकते हैं। आज मैंने पर्टिकुलर कोई एक 2-3 कंडीशन लगा के डाटा निकालता हूं तो 1 मिनट में निकल आता है, इतने परिवार है, इतने मेंबर है, 1 मिनट में निकल आता है। कोई भी श्रेणी जिसकी हमको चिंता करनी, योजना बनानी है, फट हम निकाल लेते हैं। आय के हिसाब से, आयु के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से सब चीजें निकल आती हैं। तो इसी प्रकार से जो योजनाएं और सेवाएं मैंने बताई हैं इसमें सरल पोर्टल में, उसमें से कुछ तो ऐसी हैं जो व्यक्तिगत काम से जुड़ी हैं या परिवार के काम से जुड़ी हैं, कुछ अन्य सेवाएं होती हैं डिपार्टमेंट्स की हैं। तो डिपार्टमेंट्स के अगर निकाल दी जाए तो व्यक्ति से जुड़ी और परिवार से जुड़ी भी 397 सेवाएं हैं और 45 लाख परिवारों ने इसका लाभ उठाया अभी तक। तो इस प्रकार से हमारे परिवार पहचान पत्र में जाकर के लाभ उठाता है। ये जो प्रोएक्टिव होकर के ओल्ड एज पेंशन 1,40,000 ओल्ड एज पेंशन हमने प्रोएक्टिव बना करके उनके घर में भेजी है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद वो भी धक्के खाते, वही दरखास्त और लेकर के दस्तावेज बनाते दफ्तरों के चक्कर। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास एक सिस्टम बना है, अब आपको जाने की जरूरत नहीं, हम आपको घर बैठे ऐसे ही 14,000 दिव्यांगजन जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी उनके भी अब दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट अब अपने आप बन जाते हैं, वरना इनको सर्टिफिकेट बनाने में बड़ी कठिनाई आती थी। इसी के माध्यम से जैसे किसी को अपना ये पिछड़ा वर्ग का कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए वो उसको अपने आप मिलता है, जातीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र उसी में से मिलता है। ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं जिनको गिनाया जा सकता है। लेकिन परिवार पहचान पता जो किसी प्रदेश ने अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, सब उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की टीम तो स्वयं आई, मेरे पास आया कि भाई आपके साथ ही मीटिंग करनी है, मीटिंग करके गए हैं और 8-9 प्रदेशों ने इस पर अध्ययन किया। इवन प्रधानमंत्री जी ने सभी स्टेट्स को कहा है कि आप हरियाणा की परिवार पहचान पत्र का जो ये सिस्टम है इसका अध्ययन करिए और जहां तक संभव हो लागू करने की कोशिश करिए। आज यानी आज नए पुश कर रहे हैं। हाँ, जैसे एक हमारे पीएससीएम साहब ने बताया कि आज के दिन 42,431 ओल्ड एज पेंशन को पीपीपी से सेवा को यानी आज भेज रहे हैं आज भेज रहे हैं, तो आज कल से उनका काम शुरू होगा। हाँ, तो 42,000 नई पेंशन आज के दिन ये बना रहे हैं। इस पिछले महीने 2 महीने के होंगे। 2 महीने ऐसा होता है ना, जिनके 60 हो जाते हैं फिर उसकी प्रक्रिया में महीना 2 महीना लगता है, लेकिन जो प्रक्रिया सब कंप्लीट होती ही फिर बटन दबाते हैं उसको पेंशन पहुंच जाती है। और ये हर महीने तकरीबन एक बार ये पुश होता है। प्रभावी अगले महीने से 1 तारीख से, जैसे यह तो पैसे जाएंगे सर, पैसे 1 to 7 जैसे अभी जो वंचित परिवार हैं उनको जो 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए, किसी में 2 करने वाले होंगे और गरीब हैं, तो उनको शायद उस लेवल के वो नहीं है कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें, वरना तो अब उनको कोई स्किलिंग करा करके और उनको लोन दिलाया जाए, कोई अपना छोटा काम करें, उद्योग करें या कहीं प्राइवेट नौकरी में जा सकते हैं उसमें खपाएं। तो इस प्रकार के इस योजना के अंतर्गत हमने उनको जो सहायता करनी शुरू की, 1 लाख का टारगेट रखा था, आपको पता 50,000 से ऊपर लोगों को ये लोन मिल चुका है और बाकी सैंक्शन हुआ, उनको जब मिल जाएगा उसकी जानकारी आपको देंगे। 50,000 लोगों को तो ये ऋण जो है डिस्बर्स हो गया। आयुष्मान भारत के साथ हमने योजना जोड़ी थी अपनी चिरायु हरियाणा, जो 15.5 लाख की बजाय और ये हमारी 38 लाख 38.5 लाख को लाभ मिलेगा। एक नई जो बात की है कि 3 लाख तक, 1.80 से 3 तक भी उसका 50% जो ₹100, इसमें भी लोग जो हैं वो काफी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और बहुत जल्दी उनको ये शुरू हो जाएगा। दयालु योजना यानी गरीब परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ होती है जो 6 वर्ष से ऊपर का है, उनको एज के हिसाब से भी हमने कुछ राशि देनी शुरू किया। ये भी कहीं आज तक योजना शुरू नहीं हुई, लेकिन एक गरीब परिवार का कमाने वाला चला जाए तो उसको 5 लाख रुपए हम देते हैं ताकि परिवार का कोई व्यवस्था में जमा करा लेंगे तो भी कुछ न कुछ
मंथली उसका इंटरेस्ट भी आ सकता है, या जैसी योजना बनाएंगे वो हमने देना शुरू किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी 10,000 रुपया रेहड़ी फड़ी वालों को, 52,000 रेहड़ी फड़ी वालों को ये भी दिया गया है। तो इसी प्रकार से श्रमिकों के लिए भी जो न्यूनतम वेतन है वो हमने 161 रुपया है, यानी प्राय डबल है। उच्च कुशल जो थे उनका 6,200 था, 13,600 है। इसी प्रकार पंजीकृत जो श्रमिक है उनकी बेटी की शादी में जो शगुन था वो भी पहले 51,000 था, बढ़ा करके 1,01,000 किया गया है। एक प्रकार से हर चीज डबल से नीचे हमने नहीं रखी है। नारी का सशक्तिकरण का, यानी ये भी एक प्रकार से जो गरीब परिवार हैं उसी के नाते से, और फिर जो नारी के सशक्तिकरण का विषय है, इन चीजों को भी लगातार बढ़ा रहे हैं। पुलिस थाने 2 से 33 किए हैं। आशा वर्कर्स, इनका वेतन, ये जब हम आए थे उस समय सिर्फ वेतन क्या, ये मानदेय 500 रुपया था सिर्फ 2014 में, आज 6100 रुपया किया हमने मानदेय। उसके अलावा उनको अलग से जो उनकी योजनाओं की स्कीमों का जो मिलता है इंसेंटिव, वो अलग है। वो अलग अलग प्रकार से, किसी का 5,000 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 20 होगा, 25-25, 30,000 रुपये भी ऐसी हमारी बहनें ले जाती हैं। तो इसलिए इनका भी हमने अभी 6100 रुपया वो कर दिया है। एक योजना हमने हरिहर योजना चलाई। हरिहर योजना यानी ऐसे बच्चे जो अबंडन्ड है, एक अबंडन्ड है, एक सरेंडर्ड है। सरेंडर्ड तो यह है कि माता पिता में से ही कोई आदमी किसी बाल गृह में छोड़ गया, अभी हम नहीं पाल सकते, आप इसको पाल दीजिए, कम से कम उसका परिवार का पता है कौन है, कहां है। अबंडन्ड वो हैं जो कहीं या तो मिल गए या कोई लावारिस छोड़ गए। कई जगह पर ऐसे, वो बच्चे कौन है, कैसे हैं, क्या है, उस विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, उसका पालन पोषण करने के लिए कोई सिस्टम तो हमारे बाल गृह है, सारे देश भर में है। लेकिन बाल गृहों में व्यवस्था क्या थी अभी तक कि 18 वर्ष के बाद उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। 18 वर्ष के बाद कहते थे चलो बाहर जाओ, और जाकर के अपने आप करो जो कुछ करना। हमने कहा कि नहीं, ये भी एक ऐसी जिसका आगे पीछे कुछ नहीं है, उसको 18 वर्ष के बाद भी संभाले, कोई तो संभाले। तो 18 से 25 तक की संभाल ये हरिहर योजना के अंतर्गत हमने उन बालकों के लिए कि 18 वर्ष होने के बाद पढ़ाई वो करता ही है, मैट्रिक अथवा +2 उसने कर लिया होगा, मैट्रिक कर लिया होगा तो ग्रुप डी, और 12वीं ये +2 कर लिया होगा तो ग्रुप सी। ये नौकरी उसको एक्स ग्रेशिया नौकरी अपने आप हम दे देंगे। अभी पिछले साल हमने ऐसे 11 बच्चों को ये नौकरी दी है, और आगे भी इसका सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हमारे पास डाटा होता है। हर वर्ष जितने बच्चे उसमें 18 वर्ष के होते जाएंगे उनको काम देते जाएंगे। उसके आगे पढ़ाई करने का भी स्कोप उनका है। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो सरकारी खर्च पर पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद आगे कंपटीशन में ग्रुप सी लें, ग्रुप ए लें, ग्रुप बी लें, ग्रुप ए लें, ये उनकी अपनी परफॉर्मेंस पर है। लेकिन डी और सी ये उनको सुनिश्चित हमने कर दिए कि उनको ये नौकरी मिलेगी। 25 साल तक उनकी जो कमाई होगी, अगर वो सैलरी लेते हैं, वो अपना जमा रखेंगे। खर्च सारा सरकार करेगी जब तक 25 साल के होते हैं या उनकी शादी उससे पहले हो जाए। बाल आश्रम गृह वाले वो हमारी शादी की व्यवस्थाएं आपस में करते हैं। जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर उनका एक परिवार अपना बस जाता है, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट है। तो ये हरिहर योजना एक यूनियो की योजना हमने बनाई है। हमारे यहाँ जो आंगनवाड़ी इसको अपग्रेड करके प्ले वे स्कूल 4,000 की पहले हमने बनाए हैं, और एक नए 4,000 की घोषणा की है। कल ही एक कार्यक्रम में घोषणा की है कि आगे से प्ले वे स्कूल जो हैं उनका नाम रहेगा बाल वाटिका। और उसमें चूंकि नई शिक्षा नीति में अब ये प्ले वे स्कूल जो हैं यानी बाल वाटिका जो है वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आएंगे, लेकिन सहज से आएंगे। जब तक वो बाल वाटिका में शामिल नहीं होते, आंगनवाड़ी में है, तब तक उसमें रहेंगे। जैसे वो आंगनवाड़ी से और स्कूलों में जाते जाएंगे फिर वो शिक्षा विभाग के साथ जुड़ जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं में भी हमने 50% का प्रतिनिधित्व पक्का कर दिया है कि भी 50% महिलाएं होंगी, 50% अन्य होंगे। तो ये भी अभी इस समय हमने किया है। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लिंगानुपात 2014 में 871 था, और अभी पिछले महीने का जो डाटा हमारे पास आया है वो 932 आया है। तो इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट जो हुई है, ये भी एक सामाजिक एक ये कहना चाहिए कि सुधार की तरफ, एक आंदोलन की तरफ ये काम हमने 2014 में 15 में शुरू किया था, और उसके लिए बहुत से विभागों ने काम किया, सामाजिक संस्थाएं, NGO
पंचायतें, सबने काम किया, लेकिन संतोषजनक आज स्थिति है कि 932 का उसका आंकड़ा पहुंचा है और आगे सुधरे, ऐसी हमारी योजना है। जैसा मैंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में 12 लाख किसानों के खाते में 85,000 करोड़ रुपया ये सीधा हमने डायरेक्ट डाला है। हर एक एकड़ की फसल की और एंट्री होती है, वरना पता ही नहीं होता था। प्लानिंग में यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आंकड़े कुछ और होते थे, एग्रीकल्चर के कुछ और होते थे, इरिगेशन के कुछ और होते थे, फसल के आंकड़े ही मिलते नहीं थे। ये जब से ऑनलाइन हुआ शायद 3 साल 3 साल हो गए। तो इन 3 सालों में 85,000 करोड़ रुपया हमने उनके खातों में डायरेक्ट डाला है। जो पहले आड़तियों के इधर के उधर के माध्यम से जाता था, तो अब किसान कभी अपने आप को पहले लखपति नहीं समझता था, आज ये डालने के बाद करोड़पति हो गए, अपने मन से खर्च करते हैं। तो इनकम को बढ़ाने का एक बड़ा कारगर उपाय ये किसानों के लिए हमने किया है। प्राकृतिक आपदा 2013 में जो सिर्फ 6,000 रुपए थी और 13 के नवंबर इन्होंने 10,000 घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद कोई एक पैसा दिया नहीं था। हमने आते ही उसको 10,000 का 12,000 किया था, बाद में 15,000 किया। यानी जो 6,013 में था आज वो 15,000 रुपया है। और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये भी उसके बाद शुरू हुई, उसमें तो जो प्रीमियम भर के अपना कोई नुकसान का यानी मुआवजा लेता है उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक भी मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि पूरे एरिया में कैसा नुकसान हुआ, क्या फसल है और उस क्रॉप कटिंग में किस प्रकार से उसको मिलता है। यानी 15,000 तो न्यूनतम हम देते ही देते हैं। तो बहुत बड़ा एक लाभ उनको मिला है। अभी तक इस 9 साल में हम इस मुआवजे में 11,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं, 11,000 करोड़ रुपया, जबकि पिछली सरकार ने कुल मिलाकर के अपने 10 साल में 1158 करोड़ रुपए डाले थे। वी आर 10 टाइम्स। वो अलग है, वो अलग है। ये सिर्फ सरकारी जो हम जो कंपनसेशन देते हैं आपदा वाले, उसमें एमएसपी पर हमको पता है कि मेन फसलें तो वही होती हैं जो सारे देश में होती है, लेकिन हमने छोटे लेवल पर भी जिनकी फसलें बहुत कम होती हैं उनको भी एमएसपी पर किया। तो 14 फसलें हम एमएसपी पर खरीदते हैं। हालांकि बहुत पूरी जरूरी होती नहीं है, जैसे मूंगफली खरीदते हैं, जैसे मूंग खरीदते हैं, जैसे तिलहन खरीदते हैं, तिल खरीदते हैं, बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी हम खरीदते हैं। इसी प्रकार से जो चीज हम न खरीद सकें, एक फसल खास करके इसमें हमने वो जुड़ी हुई है परमानेंट हुआ बाजरा, उसमें भावांतर भरपाई योजना कि मार्केट रेट और जो एमएसपी है उसके बीच का अंतर ये हम किसान को देते हैं, उसके खाते में डालते हैं। और पिछले 4 साल से ये सफलतम प्रयोग चल रहा है। इस बार भी हमने 300 रुपये शायद घोषणा की है। 300 रुपये अब धीरे धीरे एमएसपी का और बाजार भाव का गैप कम होता जा रहा है। वरना ये पहले हमने 600 किया था, फिर ये 450 हुआ था, इस बार 300 है। हम तो चाहते हैं कि मार्केट रेट एमएसपी बराबर हो जाए, सरकार को खरीदना ना पड़े, बाजार में ही बिक जाए। दक्षिण हरियाणा के टेल्स पर 300 टेल्स में 39 साल के बाद पानी पहुंचाया आफ्टर 39 ईयर्स। वरना तो वो नहरें तो बन गई थी, चौधरी बंसलाल जी के समय पर टेल खाले नहरें आखिर तक बना दी, पानी नहीं पहुंचा पाए। हमने उसका, हालांकि पानी हमारे पास आज भी कम है, लेकिन फिर भी योजना बनाना यानी उसका प्रबंधन करना, उसमें से ही कहीं मानों में लगता है ज्यादा पानी जा रहा है उसका थोड़ा कम करना, पानी बेकार जा रहा है उसको डाइवर्ट करना, या खास करके बरसात के दिनों में पानी का यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाए। वरना तो बरसात में तो पानी रोक ही देते थे, आगे बढ़े नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ ना आ जाए। हमका एक एक दिन हमारा केवल 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जब हथनीकुंड पर पानी होता है उस दिन बंद करते हैं। उस 1 लाख के क्यूसेक तक लगातार दक्षिण हरियाणा में टेल्स तक पानी 3 महीने तक हम भेजते हैं। स्वास्थ्य विभाग में जैसा चिरायु और आयुष्मान का मैंने बताया ही है कि बहुत बड़ी सुविधा हमने दी है। साथ ही हमने मेडिकल कॉलेजेस की संख्या हर जिले में एक बनाने की जो बात थी, घोषणा सब जिलों की हो गई है। कुछ जिले पाइपलाइन में यानी अभी है, जमीनें वगैरह ली जा रही हैं, कुछ जगह निर्माण कार्य शुरू हो गया, कई जगह उसके उद्घाटन भी हो गए हैं। आंकड़ों के रूप में यदि बताता हूं तो जो वर्किंग मेडिकल कॉलेज 2014 में 6 थे, आज वर्किंग मेडिकल कॉलेज सरकारी तौर पर ये 15 है, प्राइवेट अलग नहीं, इसमें प्राइवेट है, प्राइवेट मिला के तो 6 थे प्राइवेट मिला के, आज वो 15 है। और नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स का अगर एमबीबीएस की बात करूं तो उस समय 700 एडमिशन होते थे, क्योंकि तो निश्चित है एडमिशन तो सरकार के माध्यम से ही होते हैं। आज ये एडमिशन हो गए 2185,
more than 3 times. और अब जो बाकी 8 मेडिकल कॉलेज और हैं जो अभी पाइपलाइन में है, बन रहे हैं या घोषणा हो चुकी है, बहुत जल्दी उसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये सब बनने के बाद ये संख्या 23 तो हो ही जाएगी, तब तक और हो सकता है। प्राइवेट वाले भी कुछ आने की इच्छा करते हैं। 25 मेडिकल कॉलेज अगर होते हैं तो 3,500 MBBS की सीटें आने वाले 3-4 साल के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय, कहीं आयुष विद्यालय नहीं है तो श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, ये भी हरियाणा में बनाया। आयुष को बढ़ावा देना ये हमारी प्राथमिकता है। अभी पिछले दिनों में एक जगह आया कि आयुष का बजट बहुत लगेगा इसमें, तो हमने कहा भी आयुष का बजट लगाने में आपत्ति इसलिए नहीं है कि आयुष के बाद लोग बीमार कम हों, और अगर बीमार कम होंगे तो हमारा हेल्थ का बजट कम हो जाएगा। अल्टीमेटली तो शरीर के ऊपर लगने वाला बजट, वो स्वस्थ रहें इस पर लगाना ज्यादा लाभकारी है। बीमार होकर के इलाज कराएं, अस्पताल में जाएं, डॉक्टरों की जरूरत पड़े, वो खर्च ज्यादा है। बीमार न हो ऐसे हम योग के माध्यम से, खान पान के माध्यम से आदतें सुधर जाएं, या आयुष की पद्धति से इलाज हो, तो इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हमने वेलनेस सेंटर्स के ऊपर भी एक प्लान अपना बनाया है कि जो योगशालाएं हैं वहां सब जगह आयुष के वेलनेस सेंटर्स ये सब जगह बने, इसका भी हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जो स्वामित्व योजना में लाल डोरा के अंदर 25 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको अपना मालिकाना हक ये मिला है, और ये योजना चलाने वाला भी हरियाणा प्रदेश पहले ही हमारा इनिशिएटिव है, और सारे देश में 8 प्रदेशों में तो ये लागू हो गया है। जैसे हमने कंप्लीट कर लिया है सारा ये काम अपना, बाकी प्रदेशों में भी कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। और इसी प्रकार से साथ में शहरी जो स्वामित्व की योजना है, जिसके अंदर 20 साल से पुराने ऐसे व्यावसायिक संस्थान जो म्यूनिसिपैलिटीज के थे पहले, तो वो सारे उनको एक निश्चित रेट के ऊपर हमने दिए हैं, उनके नाम करा दिया, मालिक बना दिया। अब अन्य विभागों की जमीनें भी वहां थी, उसकी भी प्लानिंग बन गई है, वो भी सारी उनके नाम करा दी जाए, ताकि लोगों को पहली पीढ़ी कभी किराए पर लगी होगी, आज पैसा देने वाले लोग दे करके और अपना मालिक को उसमें बन सकते हैं। ये स्वामित्व शहरों में मोहित कितनी हो गई है? 3,500 के लगभग अभी हो गई, उसमें से 2,900 की रजिस्टर हो गई, और बाकी प्रोसेस जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो तो लगातार अप्लाई करते हैं, फिर उनके कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको कोई पुरानी किराया, ऐसा भी ना हो ना कि कोई इलीगल बैठा है उसके बाद कुछ है ही नहीं, वो भी क्या मालिक बनाओ। तो कम से कम जो ऑथराइज्ड है उनको 3,500 के आसपास है, लेकिन अभी और भी दूसरे विभागों की बाकी है। और पंचायतों में हमने इंडिपेंडेंस बहुत दी है उन लोगों को, यानी डिसेंट्रलाइजेशन और उनका सशक्तिकरण, कि अपने फैसले पंचायतें अपने आप करें, नगर पालिकाएं अपने आप करें। हम उनको साल का जो बजट है वो निश्चित करके देंगे। कभी किसी सरकार ने निश्चित जो कैलकुलेटेड बजट उनको कभी नहीं पहुंचाया। हमने ये तय किया था कि 7% ऑफ SOTR वो उनको जाना ही चाहिए। दोनों मिलाकर के आबादी के हिसाब से शहर का 45% है, नगरीय क्षेत्र का वो 55% है। उसको हर गांव को, हर शहर को उसकी आबादी के हिसाब से बांटते हैं, 4 किस्तों में देते हैं। काम जो कराना है उन्होंने कराए। हमारे पास हर छोटी मोटी बात के लिए, गली के लिए, नाली के लिए, आखिरी काम लोकल बॉडीज का है, स्वच्छता का, इसका उसका। बड़े प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे, लेकिन छोटे काम जितने वो अपने आप करें, अपना निर्णय अपने आप करें, तो ये भी बात बने। पंचायती राज संस्थाओं में 8% पिछड़ा वर्ग A, इनको हमने आरक्षण दिया। कभी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण ये होता नहीं था, तो हमने पंचायती राज में दिया, और शायद शहरी निकाय में भी दिया, शहरी निकाय में भी दिया। हरियाणा देश का पहला राज्य है, यहाँ पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बड़े संघर्ष के साथ बनवाया। पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अंगूठाटे के साथ सिस्टम खत्म करो। इस नाते से गांव का भी इसमें एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। सफाई कर्मचारियों का जो 8100 रुपया था, आज 14,000 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में हम दे रहे हैं। चौकीदार का जो 3500 रुपया था, आज 11,000 रुपये दे रहे हैं। मनरेगा की मजदूरी जो 214 रुपया थी, आज 357 है। हालांकि ये केंद्र के साथ हर एक प्रदेश का एक सिस्टम है बना हुआ, वही तय करते हैं, लेकिन फिर भी किस जगह महंगाई और बाकी सब देख करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से तय होता, तो ये 357 रुपया ये भी सारे देश में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनकम के हिसाब से भी हरियाणा के लोगों की इनकम अच्छी है। उस नाते से
ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 31 लाख घरों में नल से स्वच्छ जल ये पहुंचाया है, और इसमें भी शायद हमारा सैचुरेशन हो गया। हाँ, ये हमारा सैचुरेशन, हालांकि इसका टाइम लिमिट 25 तक की है। हमने 22 टारगेट रखा था और 22 में हमने ये पूरा कर लिया। और इसी प्रकार बिजली जो मैंने बताई 24 घंटे बिजली, ये भी 5800 गांवों के अंदर सीधी पहुंच गई है। शहरी निकाय के नाते से अनधिकृत कॉलोनियों का विषय इसके बाद भी आएगा, एक आज भी कुछ करने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो योजना हमारी बन गई है उसमें 2547 ऐसी अनधिकृत कॉलोनियां जो या तो हो गई हैं या रजिस्टर्ड हैं, जो आगे उसमें होने वाली हैं, लेकिन इन सबको हम इस वर्ष के अंदर पूरा करेंगे। इतना बड़ा अभियान अनधिकृत कॉलोनियों का ये कभी नहीं चलाया था। अगर पहले की भी थी तो केवल शहरी इलाके में की थी। अब हमारी लगभग 1000 के आसपास कॉलोनी ऐसी हैं जो शहरी जो लिमिट है उससे भी बाहर दूर बनी हुई है। किसी गांव, बड़े गांव के आसपास बन गई, और गांव वाले कई बार वो नगरीय इकाई बनाना नहीं चाहते, पंचायत रखना चाहते हैं, फिर भी वहां कॉलोनी विकसित हो गई। सुविधाएं उनको भी चाहिए। कई बार कस्बों के आसपास इतनी दूर है कि सारा शहर के अंदर मिलाया नहीं जा सकता, तो ऐसी भी कॉलोनियां हैं जिनको हम अधिकृत करा रहे हैं। उन सब का भी आज बाद में सारा मैं बताऊंगा। शहरों के अंदर मेयर और अध्यक्ष का सीधा चुनाव, ये कभी सोचा पर नहीं था, लेकिन हमने उसको सीधा कराया है। और मतलब इसमें मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके कारण से एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक खेल खेला जाता था मेयर के और अध्यक्ष के चुनाव में, वो सब चौपट हो गया, उसको हमने खत्म कर दिया। 4 बड़े शहरों में डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाई हैं, पंचकुला, सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम। तो डेवलपमेंट अथॉरिटीज ये अलग से, यानी जो एमसीजी के या जो म्यूनिसिपल कमेटी या नगर निगम के लेवल के कामों से ऊपर के काम हैं, बड़े काम, बड़े हाईवेज हैं, बड़े एलिवेटेड रोड्स हैं, पुल हैं, ये सब, या स्टेडियम्स हैं, तो ऐसे बड़े काम जो हैं वो सारे डेवलपमेंट अथॉरिटी कराएगी। वो जो काम अभी तक या तो एचएसवीपी कराता था या कहीं और विभाग उसमें लगते थे, लेकिन अब अलग से डेवलपमेंट अथॉरिटी उनकी बनाई, और बहुत अच्छा, कम से कम फरीदाबाद, सोनीपत सबसे पहले शुरू हुआ था, गुरुग्राम, तो बहुत अच्छा एक विकास आप लोग सब देखते ही हैं, वो उसके कारण से निकला है। और फरीदाबाद भी अच्छा काम कर रहा है, सोनीपत में शुरू हो गया है, और पंचकुला में शुरू हो गया, और 5वां वो हमने हिसार के अंदर भी इसको घोषणा की है, बहुत जल्दी उसका गठन भी हो जाएगा। बिल्डर्स की और जो प्लॉट अलॉटीज का जो झगड़ा था, उसमें केंद्रीय कानून के हिसाब से रेरा ये नया एक वो बनाया था, तो रेरा के 2 यूनिट्स अपने यहाँ है, गुरुग्राम के लिए अलग से और बाकी हरियाणा के लिए अलग से। तो इसमें भी सुचारू रूप से काम जो चल रहा है, तो बहुत से जो ऐसे मकानों के प्लॉट होल्डर्स या जो फ्लैट होल्डर्स थे उनको काफी उसका लाभ हुआ है। पावर डिपार्टमेंट, जहां हमने 24 घंटे बिजली की बात कही है, वहां पर बिजली के जो लाइन लॉस हैं ये 2014 में हम देखते हैं भयंकर थे। कुछ गांव तो ऐसे थे, यानी बिजली का बिल भरना वो अपना अपमान समझते थे। ये तो एक ऐसा सरकार का जजिया कर है, ये हम क्यों दें बिजली, तो उनकी धारणा क्या थी, शायद बिजली मुफ्त में आती है, पानी में से निकलती है, पैसा तो लगता ही नहीं, बिजली बिल क्यों भरें। लेकिन आखिर भले ये बात ठीक है कि उसके कोई रॉ मटेरियल के नाते कोई खर्च नहीं है, लेकिन पानी से बनाने के बाद उसका भी खर्च आता है, और हाँ अगर कोयले से बनाई जाए उसका भी खर्च आता है, फिर वहां इतना बहुत बड़ा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका भी खर्च आता है। तो सारे खर्च के नाते उसकी कॉस्ट तो बढ़ती है। जब ये समझाया हमने, बहुत प्रेम से प्यार से सब समझाया, सारा कुछ किया। पहली बात तो लाइन लॉस जो कुछ गांवों में 80% दर्ज किए गए, और कुछ रिकवरी जो है बिलों की वो भी नहीं होती थी, कई साल के पड़े थे, उसकी कई योजनाएं बनाई। अल्टीमेटली आज लाइन लॉस टोटल मिलाकर के एवरेज 13.6% रह गया, यानी और थोड़ा हम कोशिश करेंगे, इट विल कम टू सिंगल डिजिट, कोशिश करनी पड़ेगी। अभी 13.6% है। और जो हमारा बिलों की रिकवरी है, जो बिल पे हो दे दिए रहते हैं, उसकी रिकवरी जो 50-55% रहती थी, अब वो 84% हो गई है। और बिजली की कंपनियां, पहली बार हरियाणा की 4 बिजली कंपनियां जो है वो प्रॉफिट में आई है। और ये गुजरात के बाद हरियाणा इज द सेकंड स्टेट जिसके अंदर हम इसको कवर कर पाए हैं। बाकी अभी भी सारे प्रदेश
जूझ रहे हैं इस घाटे में। कुसुम योजना के अंतर्गत जो सोलर पंप लगाने थे उसमें भी हरियाणा ने बहुत अच्छी अचीवमेंट अपनी की है। 56,000 सोलर पंप हम लगा चुके हैं और इस अगले साल का 70,000 नए सोलर पंप का एक टारगेट रखा है और उसको भी अब शुरू कर दिया है। वो किसी स्टेज पर होगा तो बहुत जल्दी इसको हम पूरा करेंगे। जो ओवरहेड लाइनें, हालांकि इसमें पहले लाइनें बिछती हैं, फिर लोग बना लेते हैं मकान और सारा अपने बिल्डिंग्स, बाद में फिर वो आखिर जनता तो जनता है, उनके कहने पर हमको हटाना भी पड़ता है। तो हमने 150 करोड़ के लगभग पिछले साल में इस पर लगाया था। 151 करोड़ रुपया इस साल का हमने इसको घोषित किया है। तो कुल मिलाकर 3,151 खतरनाक लाइनें ये हैं, जिसमें से लगभग 3,000 हट चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो और नई लाइनों की पहचान हो रही है उसमें सब मिलाकर के 150 करोड़ रुपए का और जो राशि रखी है इसमें हम पूरा करेंगे। ई लर्निंग की जैसे मैंने बात कही, 5.5 लाख टेबलेट्स जो दिए हैं, और भी शिक्षा के अंदर चाहे वो हमारा मानो ऑनलाइन स्थानांतरण नीति तो उसमें ही बता दी मैंने, सुशासन में बताई है। साथ में विद्यालय, महाविद्यालय और खास करके लड़कियों के जो महाविद्यालय हैं वो हमने जो खोले हैं 71 कॉलेजेस तो इस समय जो हमने खोले उसमें से लगभग 50% केवल महिलाओं के हैं, बाकी 50% को-एड हैं। 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर होगा, ऐसा वो दायरा, वो हमारा टारगेट जो है उसको हमने पूरा किया है। पलवल में दुधोला गांव में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ये भी अपने आप में एक यूनिक एक कार्यक्रम चला। हालांकि और भी प्रदेशों में है ये, लेकिन हमने उसमें नया विश्वविद्यालय बना करके कौशल के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, वो भी अपना एक अच्छा कार्यक्रम अपना चल रहा है। बीटेक और जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस की आगे चल करके एजुकेशन स्थानीय भाषा में हो, अर्थात हिंदी में हो, तो इसमें पहले चरण में बीटेक का जो 3 विश्वविद्यालयों ने अपना पाठ्यक्रम शुरू कर दिया हिंदी में। आगे चल करके और चीजों में भी हो, ये नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका एक हिस्सा है कि हर प्रदेश अपनी अपनी स्थानीय भाषाओं में ऐसे जो कोर्सेज हैं, हाईली प्रोफेशनल कोर्सेज, क्योंकि देश दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं नहीं कि सब अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ाते हैं। जापान के अंदर सब जापानी में होता है, कोई अंग्रेजी में नहीं होता है। मुझे लगता है चाइना में शायद चाइनीज में ही होगा, कोई अंग्रेजी में नहीं है। लेकिन हम चूंकि कॉलोनियल एक उस सारे सिस्टम के एक पार्ट होने के नाते वो अंग्रेजी का जो भूत है वो भी उतरा नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हमको ये उतारना है। और उसका जो कदम जो है उसके मोदी जी ने शुरू कर दिए हैं इस नई शिक्षा नीति के कारण से। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कहता हूं तो जैसे मैंने बताया कि भी हर जिला जो है एक दूसरे से नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, ये तो है ही है। साथ में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट 152D, अब ये दक्षिण हरियाणा के लिए इतनी एक देन है कि जो यहां से जो 6, 7, 8 घंटे लगते थे, अब मुझे लगता है कि अंबाला से शायद 4 घंटे में नारनौल पहुंच सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा केएमपी अपने आप में, यानी दिल्ली के अंदर जो लोग फंस जाते थे, जिनको गुड़गांव, फरीदाबाद या पलवल जाना होता था, उनके लिए एक इट्स अ बून। इसी प्रकार एलिवेटेड रेलवे लाइंस भी कुछ शहरों में हमने, रोहतक में तो कंप्लीट हो गई है, कुरुक्षेत्र में बन रही है, कैथल का सर्वे हो रहा है। तो जहां जहां शहर के चारों तरफ फैलाव ज्यादा हो गया और उनके कई फाटक जो रेडियल रोड्स थे उनके, उन सब फाटकों के ऊपर उनको खत्म करके ऊपर रेलवे को ही, पहले तो सबके ऊपर एलिवेटेड वो बनाए जाते थे, पुल बनाए जाते थे, ओवरब्रिज। अब सब जगह ओवरब्रिज बनाने के बजाय रेलवे लाइन को ही ऊपर उठा दो, नीचे सड़कें सब निकलेंगी। तो ऐसे 3 शहरों का तो ये हो गया, और भी ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो सब बनेगा। परिवहन के अंदर हरियाणा में ई टिकटिंग शुरू हो गई है कि अब हर एक सवारी जो पास बनवाना चाहेगी अपना, अभी तो ऑप्शनल रखा है, जो पास बनवाना चाहेंगे वो पास बनवाएंगे और बाद में स्वाइप करेंगे, उसका टिकट का उसका कट जाएगा। तो जितना भी उसको रिचार्ज करना है, 100 रुपया 200 रुपया उसका करेंगे। रिचार्जिंग पर 10% का उनको रिबेट मिल जाएगा, यानी 100 रुपये का कार्ड लेना है तो 10 है 5% है। रोडवेज है यहाँ को बैठे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 5 है 10 है, 5% है।
तो 100 रुपए का अगर रिचार्ज कराना तो 95 रुपए दे के 100 रुपए का रिचार्ज करा सकते हैं, और जितना पैसा उसमें लगेगा कट जाएगा, अपना चलते हैं। हाँ, जब बहुत कम पैसा रह जाएगा फिर बीप आएगा कि आपका बैलेंस इतना है, जैसे एटीएम वगैरह या उसमें आता है तो आपका बैलेंस इतना है, वो मिल जाता है। तो इस रोडवेज नहीं, लोग इस पर आए। एक इंसेंटिव है कि लोग कैश की बजाय, मेट्रो में भी तो देते हैं, मेट्रो में भी देते हैं कि कैश की बजाय अगर कार्ड से आता है तो इससे सबका समय बचता है, उसका भी समय बचता है, जेब से पैसे लाएगा, टुट्टे पैसे नहीं होंगे, फिर वो कंडक्टर अपनी जेब में रख जाएगा, पकड़ नहीं बाद में देता हूँ, बाद में सवारी उतर गई, 2-4-5 रुपए भूल गया, और पैसे छूटे होते भी नहीं आजकल मुझे नहीं लगता कि 1 रुपए का नोट पिछले साल भर में किसी ने देखा होगा, है? देखा है? अब वहां तो 1-1 रुपए का भी उसकी वो है बनी हुई थी, अब हालांकि बदल दिया उसको 5 रुपए कर दिया कि 5 रुपए का टिकट, फिर 10 का, फिर 15 का, फिर 20 का, फिर 25 का। लेकिन ये है जो कैश देंगे, और जो कैश नहीं देंगे उनका जो एक्चुअल किलोमीटर के हिसाब से रेट होगा, स्वाइप करने के बाद उतना ही कटेगा, रुपए पैसे में कटेगा। और इसमें एक बड़ा लाभ और हो रहा है, अभी तक ये जो फ्री ट्रैवलिंग वाली जो कैटेगरीज हैं, लगभग 39 कैटेगरीज हैं, इसका रोडवेज का और सरकार का एक द्वंद्व चलता रहता है। वो कहते हैं फ्री वाले आपके इतने 100 करोड़ रुपए तो फ्री वाले ट्रैवल कर गए, और फिर उनका घाटा हो गया। हम कहते इतना घाटा क्यों हो गया? वो कहते घाटा उनके कारण से फ्री ट्रैवल किया। वो कहते हैं फ्री ट्रैवल ज्यादा था, हम कहते घाटा ज्यादा है। तो अब कम से कम फ्री ट्रैवल वालों को सबको पास मिलेगा, लेंगे कुछ नहीं, लेकिन स्वाइप होकर के उसका रिकॉर्ड हो जाएगा, इस आदमी ने साल भर में इसका इतना उपयोग किया। बच्चों को भी जो पास दिए जाते हैं उनको कार्ड मिलेगा, कार्ड जो है अपना स्वाइप करो और चढ़ जाओ, ताकि ये जो हिसाब किताब है डिपार्टमेंट का भी आपस में, ये भी बहुत जरूरी है व्यवस्था बनाना। तो इसलिए उसको ई टिकटिंग का काम ये अब शुरू कर दिया है। खेलों का तो हमको सबको पता ही है, सर्वाधिक हम पुरस्कार देते हैं हरियाणा के, और मेडल भी जो है वो किसी प्रदेश के नाते तुलना करें तो हम सर्वाधिक लेते हैं। लगभग 35% ऑन एवरेज जितने मेडल्स हैं वो सारे देश भर में जो आते हैं वो हरियाणा के आते हैं। तो हरियाणा की मिट्टी जो है उसका अपना एक विशेष स्थान है। ओलंपिक के 16 और 20 के दोनों के 9 मेडल में से 5 हरियाणा के हैं। एशियन के 18 और 22 में 177 में 47 हरियाणा के हैं। कॉमनवेल्थ में 18 और 22 दोनों मिलाकर के 127 में से 44 हरियाणा के हैं। तो इस प्रकार से हरियाणा अपने आप में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, और इसमें हम फैलाव कर रहे हैं, अच्छा फैलाव, यानी नर्सरीज को शुरू करना। ये अपने आप में एक स्कीम बनाई कि कैच दम यंग ने छोटे बच्चों को स्कूलों में नर्सरियां करवाओ। प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल 1100 नर्सरी सब चल रही हैं। उसी हिसाब से हालांकि पिछली सरकार ने स्टेडियम हमको दिए विरासत में, लेकिन सब टूटी फूटी हालत में, किसी में कोई कोच नहीं है, कहीं घास फैला हुआ है, कहीं पशु घूम रहे हैं। हमने धीरे धीरे उन सबको ठीक किया है, और कोच नए भर्ती किए हैं। साथ में जो स्पोर्ट्स पर्सन है, मेडलिस्ट हैं, उनको सबको कहा कि आप एक एक स्थान को संभाल करके कम से कम जिस चीज के आप मेडलिस्ट हैं उसी को प्रमोट करो। आखिर खेल के कारण से नौकरी देते हैं तो उस विधा को प्रमोट करें जिस विधा के कारण से वो आगे बढ़े। अब कोई भी मेडल लेकर के, स्वर्ण मेडल लेकर के, जरूरी नहीं कि वो अच्छा क्लर्क बन सके, जरूरी नहीं कि वो कोई टेक्निकल काम कर सके। खेल अच्छा जानता है, खेल कर सकता है, खेल सिखा सकता है, प्रदेश के नाम को आगे बढ़ाएगा। इसमें से थोड़ी खेल नीति में उन्होंने चेंजेस भी किए हैं। ये जो बार बार विषय आता है कि हम तो डीएसपी बनाते हैं, हम तो एचसीएस बनाते हैं, हम ये करते हैं। बहुत से बने, एचपीएस बने, डीएसपी बने, लेकिन वहां एक नियम है कि ट्रेनिंग के बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब ट्रेनिंग वो करते नहीं, वो कहते ट्रेनिंग हमारे पास का नहीं है, खेल खिला लो। अब ट्रेनिंग नहीं है, कल को एसपी बनेगा, एसपी के बाद आईजी डीआईजी बनेगा, तो फिर वो वहां तो खेल नहीं खेल पाएगा। वहां तो आईजी का तो काम अपना आईजी का है, और कौन सा केस किसको कहाँ इन्वेस्टिगेशन करना पड़ जाए और उस इन्वेस्टिगेशन का क्या बनेगा, वहां तो खेल नहीं चलेगा। और वहां खेल चलने लग गया तो समझो हरियाणा का भविष्य खत्म। इसलिए बहुत एक शुद्ध और सात्विक तरीके की सोच हमने की है कि जिसको जिस विधा का ज्ञान है, वो जिसमें एक्सपर्ट है, उसी विधा का उपयोग करके प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। ये हमारी एक पॉलिसी है। उद्योगों में
हमने 75% का जो एक रिजर्वेशन का किया है, नए उद्योग उसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छा ये समाचार मिला है कि बिजली मंत्रालय भारत सरकार जो हमारा यमुनानगर में एक 800 मेगावाट का एक थर्मल और लगना है, उसकी परमिशन भारत सरकार ने दे दी है। लगभग 5500 करोड़ रुपए में इस प्रोजेक्ट को जनवरी 24 के अंदर अवार्ड कर दिया जाएगा। एक अच्छा उसके अंदर समाचार ये मिला है। तो ऐसे उद्योगों में 75% का जो आरक्षण वो नए उद्योगों ने शुरू कर दिया है देना, क्योंकि हमने इंसेंटिव रखे हैं कि हरियाणा के आदमी को रखोगे तो ये इंसेंटिव भी देंगे, और उसके कारण से एक अच्छा इंसेंटिव है। उनका भी लालच ये होता था कि बाहर के प्रदेश के कम सैलरी में लोग आ जाते थे, और यहाँ के प्रदेश का आदमी उतने कम सैलरी में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर हमने उनको इंसेंटिव दिया, तो यहाँ के लोगों को लगाने के लिए वो तैयार हो गए हैं और काफी अच्छी मात्रा में जा रहे हैं। इसके लिए एक पोर्टल बनाया है और जल्दी लागू हो जाएगा। निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती, इसकी कहानी किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे कैसे भर्तियां पहले होती थी। आज मैं ये कह सकता हूं कि 10 साल में 1/3 हमारा जो टोटल अमला है कर्मचारियों का 1/3 रिप्लेस हो चुका है इन 10 सालों में, 1,10,000। बिल्कुल ठीक है। और अगले 5 साल में, अभी तो 10 साल में किया है, अगले 5 साल में 1/3 और भी कर देंगे। बल्कि वैसे तो इसी साल में एक 60,000 के आसपास नए लोग आएंगे, तो फिर ये 60,000 आने के बाद तो लगभग आधा ही हो जाएगा, 1/3 की बजाय। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आपको वर्किंग सिस्टम में, सरकारी सिस्टम में देखने को मिल भी रहा है और आगे मिलेगा। अब इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है कि भर्ती कौन कैसे होता है, वैसे ही जैसा बोए बीज वैसा होए फल। तो बीज अच्छा बो के अगर हम कुछ करेंगे तो फल अच्छा आएगा। इसके लिए हमने ये जो सीईटी की परीक्षा और ये सब किया है, ये ठीक है कि इसकी आलोचना करने वाले वो अपने ढंग से करते हैं। कारण क्या है कि जो जनाब लोग नौकरी लेने के लिए लाइन में लगते हैं, उसमें से भर्ती तो 20% होते हैं। 80% जो होते हैं उनको तो बहकाना बड़ा आसान है कि ऐसा होता तो आप लग जाते, ऐसा तो आप लग जाते। अब 20% जो लगने उसका प्रोसेस ही तो तय किया हमने, क्योंकि प्रोसेस ये रहेगा कम से कम योग्यता के आधार पर लोग आगे आए लगे, उसी नाते से ये सब किया है। उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी हमारी सारी टीम अच्छी लगी है। इसका अगर एक आंकड़ा बताता हूं तो 2014 में हमारा जो निर्यात था हरियाणा का वो 68,000 करोड़ रुपए का था, और इस बार का जो 2022-23 का पिछले साल का साल भर का जो निर्यात हुआ है वो हो गया 2,45,453 करोड़, यानी 68 से 2,45,000, 4 times we have exports में we have achieved this आंकड़ा। और आज अगर उद्योग की बात करें तो 18,422 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है इन 9 सालों में। 1,59,000 नए उद्योग लगे हैं, एमएसएमई ज्यादातर होते हैं इसमें, और 12.5 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिला है इन उद्योगों में, सिर्फ जो 1,59,000 है। बहुत से इसमें विषय जो हमारा एकीकृत जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है, आईएमटी खरगोदा है, पीएम गति शक्ति का इसमें योगदान है। पानीपत में भी जो मेडिकल डिवाइस पार्क हमने बनाया है, पद्मा स्कीम हमने बनाई है। 143 ब्लॉक में एक क्लस्टर उद्योग का लगाया जाएगा एमएसएमई में, जिसके अंदर 40 क्लस्टर पर विकास का काम शुरू हो गया है। तो 143 ब्लॉक में ये क्लस्टर बनेंगे। इससे भी व्यापारियों के नाते उनको जो सुविधाएं देने का हमने काम किया है कि मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना, इसमें भी जो पंजीकृत हमारे व्यापारी हैं जीएसटी में, उन सबको ये लाभ इसमें मिलेगा। 18,422 करोड़ का ये प्राइवेट उद्योग में हुआ। अब टोटल ये जो एमएसएमई का आंकड़ा है ये है 1,59,000। इससे बड़े भी जो उद्योग हैं जैसे मारुति का, वो इसमें नहीं है। हाँ, जो बड़े बड़े उद्योग, ये तो एमएसएमई में जो उद्योग है
कहीं 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 20 करोड़ का, 10 करोड़ का। वो जो 1,59,000 उद्योग बताए ये उसका है। और इसमें तो बहुत छोटे भी होंगे, 1 करोड़ से भी कम का भी होगा, 50 लाख का उद्योग भी होगा, 20 लाख का भी होगा। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो उद्योग लगते हैं, किसी ने अब मुद्रा में लोन ले लिया, 50 लाख लिया, उसने उद्योग लगाया, 20 लाख लिया, उसने भी हाउस होल्ड में कोई घर में जाकर उद्योग लगाया, उनका सबका ये पंजीकरण है 1,59,000 का, ये वो राशि। कानून व्यवस्था के नाते से डायल 112 ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि है हरियाणा की। 650 हमारी जो गाड़ियां हैं वो इसके साथ पहले चरण में अटैच हुई थी, बाद में बढ़ाने की बात थी। और इसका जो एवरेज टाइम है इसकी बहुत सुधार हुआ है, अब औसत है 8 मिनट की। कोई भी व्यक्ति एक 112 के ऊपर डायल करता है तो कहीं 12 मिनट, कहीं 6 मिनट, कहीं 7 मिनट, कहीं 9 मिनट, कहीं 10 मिनट, एवरेज 8 मिनट में गाड़ी जो है उस व्यक्ति के पास पहुंच रही है। और ये सुरक्षा के नाते से बहुत ही एक अच्छा पहल एक है। साइबर अपराध हमारे यहाँ बहुत बढ़ने की जो आई हैं शिकायतें, उसके लिए 29 अलग से साइबर अपराध पुलिस थाने ये बनाए गए हैं। और हर एक पुलिस थाने में एक साइबर डेस्क, 318 साइबर डेस्क ये उसके अलग हैं। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी आपको पता है कि पुराना के अंदर एक दिन का 5,000 पुलिस के लोगों को लगाकर हमने किया था, उससे काफी फर्क पड़ा है, चीजें शिकायतें आनी कम हुई हैं महिलाओं की। और ये सब मैंने आपको पहले बता ही दिया है। पूर्व सैनिकों के लिए हमने भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग इसको गठित किया है। इनके भी सब जो डाटा है हमने इकट्ठे किए हैं। इनकी भी जो राशि है अनुग्रह राशि उसके अंदर भी बढ़ोतरी की है। कर्मचारियों में 7वां वेतन आयोग, ये हमारा देश का पहला राज्य है जिसने 7वां वेतन आयोग जो है इसको लागू किया था। और जो नई एक्स ग्रेशिया स्कीम 52 साल की उम्र से पहले अगर निधन हो जाए तो उसको नौकरी का प्रावधान ये हमने आकर के अब किया है। और इसी प्रकार से हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसमें भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि जो ठेकेदारों के माध्यम से जो होती थी एक एक्सप्लॉयटेशन युवकों की, देना कुछ लिखवाना कुछ दिखाना कुछ, तो ऐसी अलग अलग प्रकार से जो चीजें मिलती थी और कमीशनें और सारा जो चलता था वो सब बंद हो गया। अब जितने नए आवश्यकता सरकार की होगी बोर्ड कॉर्पोरेशन को कहीं भी, वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से होगी। उसकी निश्चित सैलरी वो हमने कर दी है और हर वर्ष उसमें बढ़ोतरी करने का प्रावधान है। जो लोग पहले हिचकिचा रहे थे कि हम HKRM में नहीं जाएंगे, आज वो सिफारिशें कर रहे हैं कि नहीं हमको भी HKRM में डालो, हमको भी HKRM में ले जाओ। ये कर्मचारियों में एक चर्चा वातावरण बन गया है। देखेंगे उसका कितना करना, लेकिन अभी भी 1 लाख से ज्यादा लोग तो पोर्ट हुए जो पहले से लगे हुए थे, और नए भी मेरे ख्याल कोई 25-28 हजार कितने 28-30 के करीब लगभग एक 25,000 के लगभग नए लगे होंगे। लेकिन जो पुराने थे, जो पहले ठेकेदारों के लगे हुए थे, जिनके कॉन्ट्रैक्ट बाकी बचे थे या जिनका आगे बढ़ाने की जो ठीक लगा डिपार्टमेंट में आगे बढ़ा दिए, उन सबको भी अब HKRM में पोर्ट कर लिया। ऐसा मिला करके 1.25 लाख से ऊपर लोग उसके ऊपर रजिस्टर्ड अब हो गए हैं। कर्मचारियों में एक बड़ी मांग थी SC समाज की, खास करके जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, वो हमने प्रावधान कर दिया है और उसमें भी कुछ विभागों ने अपनी लिस्टें निकाल दी हैं। और ये भी एक नया एक आयाम जो हमने वो किया है। अभी DA की जो किस्त है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 42% से 46% कर दी है, तो उसको अभी तक तो हमने नहीं इसको बढ़ाया था, लेकिन क्या आज ही घोषणा करनी है? जी सर, जी कर सकते हैं। 1 जुलाई से होना है। देना जब मर्जी कर दो हैं, तो ठीक है। इसको 42 से 46% जुलाई 2023 से ही लागू करने की मैं घोषणा करता हूं। और जो इसके एरियर हैं, यानी जुलाई से जो सितंबर तक के, उनको भी दिसंबर के महीने में दे दिया जाएगा। 42% से DA 42 से 46, 4% बढ़ाया है ना DA। तो पहले 42 था, वो 46 हो गया। अच्छा, 15 की किस्त मिली तो नहीं ना अभी? पहले 15 की किस्त मिली तो नहीं ना? तो अभी उसको साल भर 10 रखते हैं, उसके बाद बढ़ा लेंगे 15। चलिए, इसमें लगभग 3.5 लाख एम्प्लॉइज हैं, उसका इसमें लाभ होगा।
हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट और संस्कृति पुरातत्व विभाग इन्होंने भी काफी छलांगे लगाई हैं। जैसे टूरिज्म में कई प्रोजेक्ट्स हमारे जो शुरू हो गए हैं। कुरुक्षेत्र का शुरू हुआ है, मोरनी में शुरू हुआ, कौन सा टिकरताल। अभी कुछ दिन बाद बैलून, क्या उसको बोलते हैं, हॉट एयर बैलून, उसका भी एक शुरू करने वाले एडवेंचर, एक उसकी उड़ान 8 तारीख को शुरू कर रहे हैं इस नवंबर को पिंजौर में। और एक इसी प्रकार का जो एक केंद्र है वो हथनी कुंड में जो बैराज है, वहां जो पानी है वहां भी कुछ समय के बाद वहां शुरू किया जाएगा। और जैसे संस्कृति और पुरातत्व विभाग में हमें मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती हर वर्ष शुरू होते, ये भी हमने आकर के इस लेवल पर लेके आए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों में भी जाकर के कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है, इसको भी तीर्थ यात्रियों को वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है। राखी गढ़ी का भी बहुत एक बड़ा सेंटर वहां बन गया है, उसमें संग्रहालय और जो विवेचन केंद्र उसका निर्माण अभी चल रहा है और बहुत जल्दी उसका उद्घाटन करने के लिए आप लोगों को भी वहां निमंत्रण दिया जाएगा। और 22 एकड़ जमीन के ऊपर अम्बाला छावनी में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद स्मारक जो बनना है वो किन्हीं कारणों से बीच में रुका था, लेकिन दोबारा से उसका टेंडर हो करके उसको जल्दी शुरू कर देंगे। अरावली सफारी पार्क 10,000 एकड़, ये भी अपने आप में एक इतना बड़ा यूनिक कार्यक्रम है कि इसमें बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमें मुझे लगता है कि उसकी इकोनॉमी में भी अच्छा खासा हमको उसका लाभ मिलने वाला है, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। अग्रोहा में खनन का कार्य, इसकी परमिशन हमको मिल गई है। जो उत्खनन ऐसे पुरातत्व के जो अवशेषों का होता है, जैसे राखी गढ़ी चल रहा है, ऐसा ही अग्रोहा में करने का भी हमको मिल गया। बहुत जल्दी उसको भी शुरू कराएंगे। हिंदी आंदोलन सत्याग्रही और आपातकाल पीड़ित, ये जो हमारे बंधु हैं, अब उनकी ओर से भी ये विषय आया कि पत्रकार ज्यादा प्यारे हैं आपको, हमारी चिंता नहीं है। और मैं आज ये भी घोषणा करता हूं कि उनको भी 10,000 की बजाय 15,000 रुपया दिया जाएगा पेंशन का। ज्यादा नहीं है, 450 है दोनों को मिला के। तो इनको भी अगले महीने से 10 की बजाय 15,000 रुपया जी हो जाएगा। कुल मिलाकर के मित्रों, 9 वर्ष की यात्रा जो मैंने आपको बताई है, मेरे हिसाब से बहुत सुखद और बहुत सेवा के ये काल, सुशासन के ये काल, व्यवस्था परिवर्तन के ये काल, हरियाणा की जनता को लाभ देने वाला ये काल। मुझे आज सवेरे फोन आया कि आज आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैंने कहा बधाई किस बात की? कहने लगे आपने 9 वर्ष में 27 साल का काम किया है, इस बात की बधाई। तो 9 साल में पिछली सरकारें जो काम करती थी, आपने 9 साल में 27 साल का काम किया। ये उनका एक कमेंट था। अच्छा, कोई समझदारी आप जैसा ही कोई व्यक्ति था। नहीं, अभी क्या, अभी तो आज मैंने समय मांगा आप लोगों से कि आज समय जल्दी रखा ना। अभी तो यात्रा जारी है। हाँ, अभी यात्रा जारी है। अब आज के इस अवसर पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आगे बढ़ना है अपने को, क्योंकि आज 9 साल पूरे हुए, ये साल भी पूरा, भी कुछ ना कुछ और उत्सवी लोगों को थोड़ा सा मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ। और अगले साल में तो फिर इसी प्रकार से फिर जब बैठेंगे तो उस समय तो फिर आप वाले की जो मांग है उसको भी देखेंगे। तो इस नाते से एक तो हमारे जो स्थानीय निकाय हैं, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी निकाय के पिछले दिनों में उनके साथ मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने डिमांड रखी थी अपने कुछ मानदेय बढ़ाने के लिए। तो मानदेय का इस प्रकार से है कि जो जिला परिषद है, उस जिला परिषद में अभी तक उनको मानदेय मिलता है 10,000 रुपये महीना, और अब उनका अगले महीने से 1 नवंबर से ही ना सर, 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से, क्योंकि उनकी मीटिंग अक्टूबर में हो गई थी, तो उनको आश्वासन दे दिया था। ठीक है, 1 महीना और बढ़ गया इसमें, तो 1 अक्टूबर से 10,000 पहले था, अब इसको 20,000 रुपया कर रहे हैं महीने का। 20 डबल। वाइस प्रेसिडेंट 7.5 से 15,
मेंबर 3 से 6, यानी लगभग एकदम डबल। पंचायत समिति 7.5 से 15, यानी जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन 3.5 से 7, मेंबर 1600 से 3000। इस प्रकार से इनका ये सरपंच और पंच का हमने पहले मई में बढ़ा दिया था। ऐसे ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेयर, इनको पहले मिलता था 20,500, अब इनको मिलेगा 30,000। सीनियर डिप्टी मेयर 16,500 से 25,000, डिप्टी मेयर 13,000 से 20,000, काउंसलर 10.5 से 15,000, ये कॉर्पोरेशन में। देन म्यूनिसिपल काउंसिल, प्रेसिडेंट 10.5 से 18, वाइस प्रेसिडेंट 7.5 से 12, काउंसलर 7.5 से 12। देन म्यूनिसिपल कमेटी, प्रेसिडेंट 6.5 से 10, वाइस प्रेसिडेंट 4.5 से 8, काउंसलर 4.5 से 8। इस प्रकार से जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन सबका ये मानदेय है, इसको भी हमने बढ़ाया है। आज कुल मिलाकर जो नगरीय क्षेत्र और टाउन कंट्री प्लानिंग, इस क्षेत्र की कुछ कॉलोनीज को एक समझो किस्त और इसकी फेज 4 कहें इसको, तो इसकी रिकमेंडेशन हुई है इसको अप्रूव करने की। तो इसमें सबसे पहले जो अर्बन लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय, इसकी 90 कॉलोनियों को और अप्रूव किया जाता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा है 25 यमुनानगर की और 17 फरीदाबाद की, 15 पलवल की, 12 झज्जर की, ये 10 से ऊपर है, बाकी जिलों की 10 से कम है। तो ऐसी 90 कॉलोनी और ये अप्रूव की जाती हैं। इनका विकास कार्य के नाते से इसकी योजना ये बननी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही टाउन कंट्री प्लानिंग, इनकी भी 100 कॉलोनी इनको अप्रूव किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी संख्या है अंबाला 11, भिवानी 3, कुरुक्षेत्र 29, सिरसा 10, यमुनानगर 47। तो ऐसे 5 जिले हैं जिनकी ये अभी और की जा रही है। टाउन कंट्री प्लानिंग की अभी भी जो इन्होंने जनवरी 24 तक का टारगेट लिया हुआ है, 471 कॉलोनी और है टाउन कंट्री प्लानिंग की, जो अभी अप्रूव जनवरी 24 तक करने का प्रयत्न किया जाएगा। क्या टीएल जनवरी 24? हाँ। ऐसे ही टाउन अर्बन लोकल बॉडीज ने भी, इनकी थोड़ा संख्या में ज्यादा है, क्योंकि एक काफी बड़ी मात्रा में जो पिछली कॉलोनीज बहुत पहले अप्रूव हुई थी कांग्रेस के टाइम पर, उन लोगों ने पूरी कॉलोनी को अप्रूव करके बीच बीच में 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ का एरिया खाली छोड़ दिया। अब वो प्राइवेट है कि किसी और का है, सरकारी है, लेकिन मकान बाद में बन गए हैं, उनको अप्रूव किया नहीं। उनको लगता है हमारी कॉलोनी अप्रूव है तो शायद हम भी अप्रूव है, लेकिन जब अब बनाने शुरू करी प्रॉपर्टी आईडी तो निकल के आए, तो ये इन्होंने अनअप्रूव छोड़ा हुआ है। ऐसे सब भी 800 कॉलोनी पुरानी है जहां पैचेस छूटे हुए हैं। क्यों? इज इट राइट? ऐसे ही 800 कॉलोनी तो ऐसी बच गई जिसमें 25, 1 एकड़ 2 एकड़ उससे मिला रहे हैं। हाँ, वो तो हाँ परिधि से नहीं, वो तो चूंकि एक एक प्रॉपर्टी जांची जा रही है और उसमें रिकॉर्ड जांचा जा रहा है कि रिकॉर्ड में कौन सा एरिया है जो अप्रूव हुआ है, उसके अंदर ही निकल करके आई है। और इसके अलावा भी कुछ लगभग ऐसी 800 कॉलोनी और ऐसी होंगी जो हमने बाद में जिनका रजिस्ट्रेशन कराया था, वो भी शायद उसमें से ये निकल जाएंगी 90, तो उनको भी 31 जनवरी। क्यों गुप्ता जी? हाँ? हाँ। हमारे यूएलबी के कौन आए? नहीं आए। चलो हम उनको 31 जनवरी कहते हैं, 31 दोनों कर देंगे तब भी ठीक है। और इसमें कोई आचार संहिता नहीं लगने वाली, चिंता मत करो, ये तो रेगुलर काम है। लेकिन जनवरी में सब हो जाए ताकि हम बाकी समय में उनके जो काम है डेवलपमेंट के, उनको सब कराएं। आपको मैंने पिछली बार बताया था कि इस डेवलपमेंट के काम के लिए अर्बन लोकल बॉडीज का लगभग 3,000 करोड़ रुपया ये खर्च होने वाला है, जो अब से लेकर के और अगले चुनाव से पहले हम 3,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। 1 एकड़ पर 60 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक खर्च आएगा, डिपेंडिंग अपॉन रोड्स कैसी हैं, चौड़ी हैं, कम भीड़ी हैं, कितनी हैं।
तो इतना इस पर खर्च आने वाला है। और अब है टाउन कंट्री प्लानिंग की जो अप्रूव हुई है, इसका भी निर्णय हमने किया है कि ये सारी अप्रूव्ड कॉलोनीज, इसमें सारा सर्वे का काम, उसकी प्लानिंग का काम और बाद में फिर उस पर बनाने का काम, यानी जो डेवलपमेंट काम होने उसको करने का काम, ये सारा HSVP करेगा। उसकी जो डेवलपमेंट चार्ज है वो भी HSVP एकत्र करेगा, लेकिन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ टाउन कंट्री प्लानिंग। कोई शॉर्टेज रहेगी फंड्स की तो फिर ये टाउन कंट्री प्लानिंग अपने आप तय करेंगे कि किन से लगवाना है, खुद लगाना है या HSVP से लगवाना है या सरकार से लगवाना है। ये इनके सामने का विषय नहीं है, अपन कर लेंगे। हमें तो वो काम चाहिए, वो कॉलोनियों में विकास का काम पूरा होना चाहिए और करेगा वो HSVP, ऐसा हमने उसमें तय किया है। इसी प्रकार अभी देखो आज को मिला के 471 जो हैं बाकी बची हैं, और हो कितनी गई हैं अभी? 448। तो कुल मिला के 900 सवा 900 कॉलोनी है जो HSVP के जिम्मे ये डेवलपमेंट के लिए जाएंगे। एक घोषणा ऐसी है कि हरियाणा में जगह जगह नेशनल हाईवे के टोल्स हैं, वो तो नेशनल हाईवे वाले जाने। एक हमारी सड़क HSIDC की है बड़ी, उसका ठीक चल रहा है सारा सिस्टम। उसका जो टोल कलेक्शन का वो जो रेगुलर सिस्टम है, ताकि उसका जो पैसे उसे पूरे हो जाए। लेकिन PWD की कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनमें कमर्शियल टोल लगे हुए हैं, तो उन कमर्शियल टोल में 6 टोल ऐसे हैं जो हमने पहचान की है, जिसका समय भी बहुत थोड़ा बचा है कंट्रैक्टर का, और उसकी कलेक्शन भी कोई बहुत अधिक नहीं है। तो इस नाते से 6 जो टोल हैं उनको एक निश्चित तिथि के बाद बंद कर दिया जाएगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। इनका टोल फ्री कर दिया जाएगा, जिसमें 3 तो ऐसे हैं जो 1 नवंबर से ही बंद हो जाएंगे, 3 दिन बाद, जिसके अंदर जो डिपार्टमेंट के लोग चला रहे हैं इनको, और डिपार्टमेंट के लोग तो जब चाहे चला सकते हैं, जब चाहे बंद कर सकते हैं, इसलिए डिपार्टमेंट का तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। वो 3 टोल हैं। विलेज बसीरपुर राजस्थान बॉर्डर के ऊपर है, जो नारनौल जो निजामपुर रोड है उसके ऊपर। हाँ जी, हाँ, स्टेट हाईवे नंबर 17। फिर दूसरा विलेज टटियाना, स्टेट हाईवे नंबर 11 है, ये नियर पंजाब बॉर्डर है, कैथल पटियाला रोड पर। और तीसरा है स्टेट हाईवे नंबर 22, विलेज गुजरवास, सुबाना कोसली नाहड़ कनीड़ा रोड। तो ये तीनों का 1 तारीख से बंद हो जाएगा। अब इसके बाद है जो कंट्रैक्टर चला रहे हैं, उसकी डेट खत्म हो रही है 9/11 को, वो 10 तारीख को बंद करवा दिया जाएगा। आगे उसका कोई ऑप्शन नहीं होगी। वो है कैथल खनौरी रोड, विलेज संगतपुरा, स्टेट हाईवे नंबर 8। इसी प्रकार एक कंट्रैक्टर का कंट्रैक्ट खत्म हो रहा है 30 नवंबर को, वो 1/12 को खत्म कर देंगे। कालाम, सडोरा, शाबाद, ये हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, असगरपुर, वहां ये लगा है, तो वो भी बंद हो जाएगा। और छठा है विलेज फिरोजपुर, स्टेट हाईवे नंबर 18, रोहतक, खरखोदा, दिल्ली बॉर्डर, वहां पर है। ये भी 1/12 को इसको भी बंद किया जाएगा। तो ऐसे 6 के 6 बंद होने के बाद लगभग 13 करोड़ रुपए का इसमें लॉस होगा। लेकिन 13 करोड़ में लॉस होगा तो बाद में जो डिपार्टमेंट ये वो सब लगा है, तो वो उसके खर्चे भी कम हो जाएंगे। इसलिए एक निर्णय जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ये लिया गया कि 6 टोल जो है इनको इस साल के अंत तक ये बंद हो जाएंगे, कुछ 1 तारीख को 3 और 3 उसके बाद। एक योजना जैसे अभी जिसको हमने लॉन्च किया वो है प्राणवायु देवता। आप लोगों को पता होगा, इसकी घोषणा मैंने की थी कि जिन पेड़ों की आयु 75 साल आंकी गई है, अब वो एकदम एग्जैक्ट तो शायद नहीं होगी, पहली बार कर रहे हैं, तो उसका जो आंकने का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना कोई सिस्टम बनाया होगा, लेकिन उसमें सबसे मांगी थी, एंट्रीज करवाई थी उससे। तो उस एंट्रीज में जितने भी आए थे उसका निरीक्षण करने के बाद 3810 पेड़ ऐसे निकले हैं राज्य में जिनकी आयु 75 साल से ऊपर है। मेरा मानना है कि शायद और भी निकल सकते हैं, कुछ वन विभाग अगर अच्छा ये नॉन फॉरेस्ट है, हाँ फिर ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट में तो बहुत ऐसे पेड़ होते हैं। तो ये नॉन फॉरेस्ट एरिया है 3810, इनका 27.5 रुपए वार्षिक के हिसाब से आज इनको सबको पेंशन भेज दी गई है। पंचायतों की लैंड पर है तो पंचायतों को गई है, प्राइवेट पर है तो प्राइवेट को गई है।
और ये उसकी देखरेख करने के लिए, और एक बड़ा पेड़ है, उस बड़े पेड़ की सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। एक घोषणा मैं और कर रहा हूं, वो वन विभाग को भी पूरी करानी है कि 5 जून को हर वर्ष पर्यावरण दिवस होता है। तो मेरा ऐसी एक अपील है आप लोगों के माध्यम से कि उस गांव के लोग, आसपास के लोग 5 मई को, क्योंकि पर्यावरण दिवस है, उसकी पूजा जरूर करें, क्योंकि अधिकांश उसमें पीपल के पेड़ हैं। 1285 तो इसमें पीपल के ही पेड़ हैं लगभग आधे, और उसके बाद बरगद के हैं, जाड़ है, मिट्टी जाड़, नीम, जंडी, आम, कृष्ण कदम, पिलखन, जामुन, ढाक तो वो छोटा पौधा होता है। ढाक का क्या पेड़? डाक तो बड़ा बड़ा पेड़। आख समझ रही है आप? आक नहीं है, ढाक। आख नहीं, ढाक है जी। ढाक। डाक का तो बड़ा। गुल्लर, खारी जाड़, बेरी, खिरणी, इमली, ढोक, शीशम, बरना, बेल, हरड़, सिंबल, बहेड़ा, लसूड़ा, रोहेड़ा, मौलसरी, अर्जुन, इंदिरा ढोक, कैर, खैर, किक्कर। ये किक्कर भी है 75 साल की। खैर, तो ये कुल मिलाकर 3810 पेड़ हैं जिनकी आज हमने पेंशन भेजी है। जिला वाइज भी इसमें सबसे ज्यादा रेवाड़ी में है, फिर यमुनानगर में है। इस प्रकार से इन पेड़ों का, इनके प्रति श्रद्धा का भाव इसलिए रखें क्योंकि आखिर वातावरण को शुद्ध रखने में इतना बड़ा योगदान इन्होंने दिया है 75 साल तक। और भी पेड़ इस श्रेणी के आगे बढ़े, बल्कि कुछ जो पेड़ एक निश्चित आयु के बाद हो जाए तो उनके ऊपर कोई डेट का एक लगा देना चाहिए, तख्ती या कोई थोड़ा ऊपर करके कि लोग उसको हटा ना सकें, या कोई चिपका दें या कील से लगा दें, ताकि सन कौन सा इसके पेड़ पौधारोपण का सन अपने आप ही पता लग जाएगा कि ये कितने साल का हो गया। जिसकी जमीन पर है, जिसकी जमीन पर है वो उसको गया। हाँ, वही इसका दे, वो पंचायत को जाएगा। किसी विद्यालय में है तो शिक्षा विभाग को जाएगा, उस विद्यालय के नाम जाएगा, मतलब कुल मिला के। यानी बहुत एक अनोखी ये पहल है, और इस पहल का जब मैंने घोषणा की थी तो बहुत स्वागत हुआ था। और ये पेंशन जैसे हमारी वृद्धावस्था पेंशन है उसके हिसाब से बढ़ती रहेगी। फर्क इतना ही है कि वो पेंशन मासिक होती है, वार्षिक होती है। और इसके साथ आशा वर्कर का मैंने बता ही दिया कि 2100 रुपया हमने उनका बढ़ाया है, और साथ में 2 लाख रुपया उनको उनकी रिटायरमेंट पर एक मुश्त, ये भी हमने घोषणा की, ये उनको मिलेगा। कुल मिलाकर के मित्रों, अब आपके पास कुछ बचा हो तो आप आ जाओ।